Hello everyone. Today we will continue the MCS batch and we are covering the insolvency law case studies. So the first case law we were hitting this is Babulal Vardarazi versus Veer Gujar Aluminium Industries Private Limited. What happened in this case is the question is involved whether limitation period start from the IBC commencement date or date of default. जो केस लॉ आपके एग्जाम में आएगा वो ऐसा आएगा कि आपने कोई डिफॉल्ट करा है, ठीक है। और आपने इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कोई भी आपका डिफॉल्ट हुआ है, आपने पेमेंट में डिफॉल्ट करा है। अब क्या हुआ कि तब तक आईबीसी नहीं आया था। मान लीजिए इंसॉल्वेंसी जो आईबीसी 2016 है उससे पहले कोई आपका डिफॉल्ट हुआ है, उससे पहले कोई डिफॉल्ट अगर हुआ है और उसके बाद जो है आईबीसी आया है, तो सर जो लिमिटेशन पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये क्वेश्चन जो है आपका केस स्टडी बेस आएगा। तो सर क्वेश्चन ये है कि जो भी डेट ऑफ डिफॉल्ट है वहां से हम लिमिटेशन पीरियड लेंगे या फिर जब डिफॉल्ट हुआ उसके बाद जब आईबीसी 2016 आया वहां से हम लिमिटेशन पीरियड को स्टार्ट करेंगे। तो सर जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, जो डिफॉल्ट है एग्जांपल कि वो 31 दिसंबर 2013 को हुआ। बट जो आईबीसी है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ये जो लॉ है वो 1 दिसंबर को आया। तो सर जो ये डिफॉल्ट और जो ये आईबीसी है, तो इसके बीच में लिमिटेशन पीरियड भी लगेगा ना सर। कि मान लीजिए किसी ने भी डिफॉल्ट करा हुआ है, तो डिफॉल्ट करने के बाद 3 साल का एक जनरल लिमिटेशन पीरियड रहता है कि आपको केस इनिशिएट करना पड़ेगा कोई भी कंसर्न अथॉरिटी के पास जाके। तो जो वो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? क्या वो डेट ऑफ डिफॉल्ट से स्टार्ट होगा या फिर जब वो आईबीसी आया है तब से स्टार्ट होगा? तो सर इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि लिमिटेशन पीरियड जो है स्टार्ट होगा फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि 31 दिसंबर जब डिफॉल्ट हुआ था। आईबीसी कब आया, आईबीसी की कमेंसमेंट डेट क्या थी, वो इररिलेवेंट है। लॉ कभी भी आया हो वो मैटर नहीं करता, डिफॉल्ट कब हुआ है वहां से लिमिटेशन पीरियड लेना है। वहां से 3 साल एक्सपायर हो जाएंगे, वहां पे लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर माना जाएगा, ना कि आईबीसी कमेंसमेंट डेट से। तो केस स्टडी आपकी यही बन के आएगी कि लीगल इशू यही रहेगा कि लिमिटेशन पीरियड कहाँ से कैलकुलेट करना है, जब डिफॉल्ट हुआ है, एक्चुअल डिफॉल्ट हुआ है, या फिर जब इंसॉल्वेंसी लॉ आया है। तो अभी जो है जो हम केस स्टडीज करने वाले हैं वो 10 केस स्टडीज हम लोग करेंगे, जो कि 10 टॉप केस स्टडीज हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। उसके बाद जो है सेकंड वीडियो सेम चैनल पे ही सेम डे पे आने वाली है, जिसमें हम लोग जो अदर केस स्टडीज है इंसॉल्वेंसी के उनको डील करेंगे। सेकंड जो केस लॉ है वो है सतपुरा अहमद वर्सेस अपर असम प्लाईवुड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो सर इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था कि एक पर्सन थे जो कोविड पीरियड में जिनकी अपील करने की राइट खत्म हो गई थी। यानी कि एग्जांपल हम लोग अभी कोविड पीरियड में हैं, तो कोविड पीरियड में आप लोग हैं, मान लीजिए मुझे अपील करनी थी किसी कंपनी के अगेंस्ट में, तो क्या मैं अपील कर सकता हूँ? बट कोविड की वजह से सारी चीजें बंद हो गई है और मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। तो सर यहाँ पे मेरी अपील जो है वो क्या हो गई, वो एक्सपायर हो गई, क्योंकि मैं कोविड की वजह से अपील करने का राइट नहीं यूज कर पाया। तो सर यही इस केस में हेल्ड हुआ कि अगर मैं कोविड पीरियड में हूँ या कोई भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से मेरा राइट टू अपील जो है वो छिन गया, तो क्या मुझे वो राइट मिलेगा दोबारा? तो एग्जाम्पल इस केस स्टडीज में यही हेल्ड हुआ है कि राइट टू फाइल अपील एक्सपायर्ड ड्यू टू लॉकडाउन। आपको केस लॉ आएगा एग्जाम में, केस स्टडीज फॉर्म होगी कि जो अपील करने का राइट है एक पर्सन का वो एक्सपायर हो चुका है, किसकी वजह से? कोई भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जैसे कि लॉकडाउन या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी ऐसी आ गई जहाँ पे इनप्रैक्टिकेबल था अपील करने का, तो क्या उसको एक्सटेंशन मिलेगा? तो सर यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया है कि कोविड से पहले अगर कुछ भी ऐसा हुआ होता तो एक्सटेंशन नहीं मिलता, बट कोविड के केस में आप लोगों को एक्सटेंशन मिल जाएगा, वो इस केस में हेल्ड हुआ था। तो सर केस स्टडीज क्या फॉर्म होके आएगी कि राइट टू फाइल अपील अगर कोविड में है तो क्या उसको एक्सटेंशन मिलेगा एनसीएलटी से या किसी भी कंसर्न अथॉरिटी से? क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना सर। केस स्टडीज जरूरी थोड़ी है कि इंसॉल्वेंसी लॉ मैटर से रिलेटेड ही आएगा। तो सर ये केस स्टडीज आपको और जगह भी अप्लाई करना रहेगा। और सर अगर ये केस स्टडी भी फॉर्म हो क्या सकती है कि सर कोविड से पहले या इन जनरल
एक पर्सन है जिनको अपील फाइल करनी थी, वो एक्सपायर हो गई, क्या उसको एक्सटेंशन मिलेगा? तो आपको ये याद रखना है कि कोविड के केस में एक केस हेल्ड हुआ था, जो हमने पढ़ा है केस लॉ नंबर 2, जहां पे कोविड के केस में एक्सटेंशन दिया गया, और अगर कोविड का केस नहीं है तो एक्सटेंशन नहीं दिया गया। तो आपको जो है अपने आंसर जो लिखना है उसमें यही लिखना है कि अगर केस कोविड का है तो आपको जो है एक्सटेंशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो तीसरा केस लो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस राजीव आनंद। तो सर थर्ड केस लॉ में क्या हुआ था? थर्ड केस लॉ में ये हुआ था कि एक एप्लीकेंट है, यानी कि बैंक जो है एनसीएलटी के पास गया कि ये कॉर्पोरेट डेटर ने मेरे साथ डिफॉल्ट करा हुआ है। तो मैं एक एप्लीकेंट था, मैं एक फाइनेंशियल क्रेडिटर था। तो क्या हुआ कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट लेके गया। क्या लेके गया? कुछ डॉक्यूमेंट लेके गया। तो जो डॉक्यूमेंट लेके गया पहले तो वो एक्सेप्ट हो गया, मतलब एनसीएलटी ने ले लिए। बट एनसीएलटी के बाद जब वो डॉक्यूमेंट्स एनसीएलटी के पास जाने थे, यानी कि जब मैंने उसे एनसीएलटी के पास दिया, तो एनसीएलटी ने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा इसको। क्यों सर? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सही नहीं थे। ठीक है सर। अब क्या हुआ, मैंने फिर से फ्रेश डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करे एनसीएलटी को, और फिर से एनसीएलटी को सबमिट करे। तो सर वो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स मेरे रिजेक्ट हुए थे ना, वो भी मैंने सबमिट करवाए, और जो नए डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मैंने सबमिट करवाए। तो एनसीएलटी ने कहा कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स हमने रिजेक्ट कर दिए हैं वो डॉक्यूमेंट आप दोबारा से हमें नहीं दे सकते, यानी कि वो वेरीफाइबल नहीं है और वो वैलिडेट नहीं करते कि आप उनको दोबारा दीजिए, क्योंकि हम एक बार तो रिजेक्ट कर सके। तो सर अब मुझे पता था कि वो डॉक्यूमेंट्स उतने गलत नहीं थे, वो डॉक्यूमेंट्स सही थे, इसलिए मैंने वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा दिए। बट एनसीएलटी ने दोबारा से ये बोला कि हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिजेक्टेड। तो मुझे आ गया गुस्सा। गुस्सा आने पर हम लोग क्या करते हैं, सारे व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति किसी भी कंसर्न अथॉरिटी से परेशान है तो हमें सुनने वाला एक ही इंसान है, जो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके मैंने कहा कि सेम डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि मुझे लगा कि वो डॉक्यूमेंट सही थे, एक बार जो रिजेक्टेड हो गए हैं पहले, दोज डॉक्यूमेंट्स जो मैंने सबमिट करे विच वर रिजेक्टेड अर्लियर, क्या वो दोबारा से एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते? तो सर लीगल इशू यही बना था कि वेदर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 में कौन करता है आपको पता ही है, कैन बी एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट विच आर रिजेक्टेड अर्लियर इन प्रायर प्रोसीडिंग। यानी कि सेम डॉक्यूमेंट्स मैंने दोबारा दिए, क्या वो उन्हें रिजेक्ट कर देंगे? तो इसमें ये हुआ था हेल्ड कि मैं आपको बताता हूँ, इसका मैंने रीजनिंग नहीं लिखा हुआ है, बट इस केस में यही हुआ था कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगे दोबारा। तो सुप्रीम कोर्ट का केस है, आपको मैंने अगर एक बार बताऊं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि राजीव आनंद के साथ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल दोबारा से जो है प्रेजेंटेबल है, इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एनसीएलटी को, और अगर उन्हें लगता है कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो रिजेक्ट कर दें। इस बेसिस पे रिजेक्ट ना करें कि वो पहले भी रिजेक्टेड हो चुके हैं, तो हम इनको जो है एप्लीकेशन में एडमिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हेल्ड यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यस, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है कि सर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा से आप लोग एडमिट करवा सकते हैं। एक्सेप्ट करवाने के लिए आप जो है एनसीएलटी या किसी भी कंसर्न अथॉरिटी को दे सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद फोर्थ केस लॉ जो है आईबीसी का है, किरण गुप्ता वर्सेस एसबीआई एंड अनदर, सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। तो इसको केस में क्या हुआ था, लीगल इशू ये था, क्वेश्चन इन्वॉल्व ये था कि एक कंपनी है, यानी कि मेरी एक कंपनी है जिसके अगेंस्ट में सीआईआरपी स्टार्ट हुआ है। सर आपको पता है ये सीआईआरपी क्या होता है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि मेरे मतलब मेरे अगेंस्ट में जो है सीआरपी स्टार्ट हो रहा है, आईबीसी लग गया है मेरे अंडर। तो सर दिक्कत की बात है, मैंने डेट पे नहीं करा होगा ना किसी कंपनी का। तो सर सीआरपी इनिशिएट हो गया है मेरे अगेंस्ट। तो सर ये तो होता रहता है सर, बिल्कुल सर होता रहता है। तो सर ये इनिशिएट क्यों हुआ? ऐसा है कि मेरे मेरे साथ तो हो गया। अब जो है, जो बैंक है यानी कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, तो वो जो है वो क्या चाहते हैं, वो जो है एक केस फाइल करना चाहते हैं, किसके अगेंस्ट में? मैं सीआईआरपी मेरे अगेंस्ट हुआ है। आपको ये पता है कि अगर मेरे अगेंस्ट में सीआईआरपी स्टार्ट हुआ है, यानी कि मेरी सारी चीजों पे मोरेटोरियम लग जाएगा। सर वो क्या होता है सर? यानी कि सारी चीजें स्टैच्यू हो जाएगी, यानी कोई भी अदर अथॉरिटी मेरे अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकती, एक्सेप्ट एनसीएलटी, एक्सेप्ट आईबीसी।
यानी कि जब तक आईबीसी का काम पूरा नहीं हो जाता कोई और अथॉरिटी आके कोई स्टेप्स या कोई एक्शन मेरे अगेंस्ट में नहीं ले सकती। तो सर यहाँ पे ये हुआ था कि बैंक और फाइनेंशियल क्रेडिटर, यानी कि बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस केस में ये हुआ था कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर थे वो केस फाइल करना चाहते थे मेरे अगेंस्ट में, नहीं मेरे अगेंस्ट तो कर ही नहीं सकते, वो मेरे किसी गारंटर के अगेंस्ट करना चाहते थे, क्योंकि उस गारंटर ने एक गारंटी दी थी कि मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने कहा 50 करोड़ का मुझे लोन चाहिए, बट जो मेरा गारंटर था उसने जो है गारंटी दिया था, क्योंकि मेरी बात वो मान नहीं रहे थे, मैं छोटा आदमी था, बट वो थे मुकेश अंबानी, उन्होंने गारंटी दिया कि सर इनको लोन दे दीजिए, अपनी तो चलती रहती है, आप तो मुझे जानते ही है, वो नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। तो सर इस केस में ये हुआ कि अब कंपनी तो नहीं दे पाई क्योंकि उसके अगेंस्ट में सीआईआरपी चालू हो गया है, और बैंक और एफआई उस कंपनी के अगेंस्ट में भी कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि उनके अगेंस्ट तो सीआईआरपी चल रहा है। तो सर क्वेश्चन इन्वॉल्व ये था कि बैंक चाहता था कि वो उस कंपनी के जिसके अगेंस्ट में सीआईआरपी चल रहा है, क्या वो उसके अगेंस्ट में, उसके गारंटर के अगेंस्ट में क्या वो कोई एक्शन ले सकता है अंडर सार्फेसिट फॉर द रिकवरी ऑफ डेट या ड्यूज जो भी पेंडिंग रह रहा है। तो सर इस केस में ये हैंड हुआ कि सीआईआरपी जो है वो सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट में चल रहा है, आप गारंटर के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। तो सर इस केस में यही हैंड हुआ है, और ये किसने हैंड करा, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये हैंड करा कि गारंटर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है अगर उस गारंटर का कोई कंपनी से गारंटी उसने लिया था, कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं होगा बट उसके गारंटर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है सर। फिर केस लॉ नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं, कैलेडोनिया जूट एंड फाइबर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एक्सिस निर्मल एंड इंडस्ट्रीज एंड ओआरएस। ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट का केस है। केस सिंपल था कि एक कंपनी है जिसके अगेंस्ट में ऑलरेडी वाइंडिंग अप पेटिशन चल रहा था, वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग चल रही थी। अब उसी कंपनी के एक क्रेडिटर ने क्या करा, सीआईआरपी इनिशिएट करवाने की एप्लीकेशन दे दी। सर ये सीआईआरपी की एप्लीकेशन है किसको दे दी, सर किसको दी जाती है, एनसीएलटी को दी जाती है। अब वाइंडिंग अप पहले से चल रहा है, अब सी यानी कि इस कंपनी के अगेंस्ट में वाइंडिंग अप चल रहा था, पहले से चल रहा था, जब आईबीसी नहीं आया, मान लीजिए आईबीसी आ गया और पहले से वाइंडिंग अप यहाँ पे हो रहा है, चीजें तामझाम हो रही है, इसको बंद करने की तैयारी हो रही है, बट एक क्रेडिटर ऐसा था जो चाहता था कि इस कंपनी के अगेंस्ट में सीआईआरपी हो। सर वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंप्लीट बंद कर देगा, यानी कि सर अगर हम लोग बीमार हो गए, हम लोग अगर हमारी तबीयत खराब है, तो क्या सर हमें सीधा हमारे घर वाले या हमारे दोस्त वगैरह पूरी फैमिली क्या हमें शमशान घाट ले जाती है, या फिर हमारा पहले सीआईआरपी होता है, सर हमारा भी सीआईआरपी होता है। हाँ होता है ना सर, हम लोग जब बीमार होते हैं पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर हमें जो है, अब कहते हैं कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको ले जाओ, ये अब बंद होने वाले हैं। तो सर वही जो है यहाँ पे वाइंडिंग अप और सीआईआरपी का डिफरेंस होता है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता। वाइंडिंग अप का मतलब है कि भाई कुछ नहीं, इसको बीमार है, ये बीमार तो है, तो सीधा इसको बंद कर दिया जा रहा है, यानी कि इसको सीधा शमशान घाट पहुंचा दिया जा रहा है। किसको सर, कंपनी को, इसको कहते हैं वाइंडिंग अप, यानी कि कंप्लीट डिस्क्लोजर हो रहा है बिजनेस का। सीआईआरपी का मतलब होता है कि कंपनी को बंद नहीं किया जा रहा, और जो कंपनी के जो मेंबर्स क्रेडिटर्स हैं वो चाहते हैं कि कंपनी बंद ना हो, कंपनी तो अच्छी थी बट कुछ लोगों की वजह से कंपनी ने लॉसेस करे, कंपनी के डेट जो है वो ड्यू चले गए और डेट को कोई रिकवर नहीं कर पाया। तो सर इसलिए मान लीजिए मैं क्रेडिटर हूँ और मुकेश अंबानी जी की कोई कंपनी है, तो हमें ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि कंपनी बंद करिए, क्योंकि कंपनी तो बहुत बढ़िया थी सर। तो हम लोग क्या कहेंगे कि कंपनी का सीआईआरपी होना चाहिए। सीआईआरपी का मतलब है कि कंपनी को आप एक बार रिवाइव करवाइए, इनके डेट को ड्यूज को पे करवाइए, और कुछ ऐसे मेंबर्स जो रेजोल्यूशन प्लान लेके आइए ताकि कोई कंपनी को रिवाइव कर दे। ठीक है सर। तो यहाँ पे यही हुआ कि वाइंडिंग अप चल रहा था, यानी कि कंपनी बंद हो रही थी, सीधा वहीं पर लोग ऊपर पहुंचाया जा रहा था कंपनी को, यानी कि कंपनी का शटर बंद हो रहा था। बट एक क्रेडिटर ने कहा, उसने कहा चल यार लॉस हो ही गया है मेरा, ये डेट पे नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा डेट पे कर दो बट कंपनी को जिंदा कर दो, यानी कि सीआरपी करना चाहिए। तो ऐसी एप्लीकेशन लेके एक वन ऑफ द क्रेडिटर यानी कि मैं गया, और क्योंकि सीएस करा हुआ है सर, सीएस करा है तो इतना नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो सर यहाँ पे ये क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि अब वाइंडिंग अप की पेटिशन तो हाई कोर्ट में जाती थी, तो क्या वो जो हाई कोर्ट में जो पेटिशन गई है, क्या वो ट्रांसफर हो सकती है एनसीएलटी में, और क्या सीआईआर भी स्टार्ट हो सकता है उस कंपनी के अगेंस्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा कि जितने भी केसेस हो रहे हैं वाइंडिंग अप से रिलेटेड, तो उसको आप ट्रांसफर कर दो एनसीएलटी में। ये जो है इस केस में हेड हुआ था। उसके बाद आईबीसी सिक्स केस लॉ जो कि है जॉर्ज विंसी थॉमस वर्सेस
कैपिटजे कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एनसीएलटी का केस है। तो सर यहाँ इस केस में ये हुआ कि मैं कंपनी का कॉर्पोरेट डेटर, आई एम अ कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि मेरी कंपनी है। तो मेरी कंपनी ने क्या करा, अब एक इंफॉर्मेशन मांगी। ऐसा है, एक्चुअली क्या होता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को अगर डिफॉल्ट हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का अमाउंट का डिफॉल्ट हुआ है, तो वो जाके इनिशिएट करवा सकता है, सीआरपी की एप्लीकेशन दे सकता है। बट ओसी के केस में, यानी कि ऑपरेशन क्रेडिटर के केस में, उसको पहले कंपनी से जो है मांगना पड़ता है। क्या मांगना पड़ता है सर? कोई भी एक एफिडेविट मांगना पड़ता है या रिस्पॉन्स लेना पड़ता है कि यार डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, पहले आप खुद डिसाइड कर लो। ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कंपनी पहले खुद डिसाइड कर ले, डिमांड नोटिस जो है वो कंपनी को दे दे कि यार पहले हम लोग तो आइडेंटिफाई कर लें कि डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। एनसीएलटी कहता है पहले आप लोग खुद झगड़ लो, अगर लगता है कि झगड़ा हुआ है तो मेरे पास आना है। झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ है ये पता करने के लिए मेरे पास आओगे तो डंडा मार के भगा दूंगा। तो सर यहाँ पे ये हुआ था कि ओसी जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, कॉर्पोरेट डेटर ने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मांगी थी कि यार तुम्हारे क्वालिटी प्रोडक्ट तुमने गुड्स दे दिए मुझे, ठीक है, बट मुझे लगता है कि ये थोड़े सही नहीं है, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हो? बस इतना बोल के कॉर्पोरेट डेटर चला गया। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर ने केस फाइल कर दिया कि ये मेरा पैसा नहीं दे रहा है, और कॉर्पोरेट डेटर ने ये बोला कि जो मनी हमने नहीं दिया है उसका रीजन यही है कि ओसी ने डिफॉल्ट करा है, और हमने जो है उनको रिप्लाई दिया था कि यार आपके गुड्स आए, हमें लगता है कि सही नहीं है, बता देना क्या है इसका सही। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो है डिफॉल्ट होना जरूरी है। मैं अगर बताऊं, यहाँ पे क्वेश्चन इन्वॉल्व ये था कि जस्ट आस्किंग मेयर इंफॉर्मेशन ऑन द सर्विस रेंडर बाय ओसी टू कॉर्पोरेट डेटर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट। यानी कि डिफॉल्ट तभी माना जाएगा कि जब सूट फाइल किया हो या फिर सूट पेंडिंग हो या कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रहा है। यानी कि आपने पेमेंट क्यों नहीं किया है? क्योंकि सर हमारे बीच में पहले से डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है सर। तो सर अगर पहले से डिस्प्यूट चल रहा है तो हम एनसीएलटी में केस फाइल नहीं कर सकते। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट यहाँ पे मेन फैक्टर है। हमें ये पता लगाना है कि वो डिस्प्यूट एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि सर हाँ आपका प्रोडक्ट ऐसा था ऐसा था ऐसा था, नहीं सर। कंप्लीट आपने केस इनिशिएट करा होना चाहिए, तभी वो कहा जाएगा कि वो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है। आपने ऑपरेशनल क्रेडिटर वाला सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 8 और सेक्शन 9। तो वहां पे लिखा हुआ है ना कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। या फिर कोई भी मतलब आपने आपको एविडेंस बताना पड़ेगा कि पेमेंट आपने करी है। तो सर जो डिस्प्यूट है ना सर, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यही केस स्टडी आएगा कि सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगना ऑपरेशनल क्रेडिटर से, या ऑपरेशनल क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर से एक इंफॉर्मेशन मांग रहा है, इसको हम एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट नहीं बोल सकते। ठीक है सर। नेक्स्ट जो केस लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, आनंद राव करोदा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वर्सेस मिसेस वर्षा फैब्रिक। तो सर ये केस भी जो है सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या हुआ था, क्वेश्चन इन्वॉल्व ये था कि वेदर हाई कोर्ट कैन पास ऑर्डर फॉर सेल ऑफ कंपनीज एसेट फॉर द पेमेंट ऑफ वर्कमैन आफ्टर द सीआरपी हैज कमेंस। सर इस केस में ये हुआ था कि वर्कमैन के ऊपर आप लोगों को पता होगा कि इतने प्रोविजंस बने हुए हैं। अगर मैं बताऊं, अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मेरे अंडर एक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो सर कल को अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो एम्प्लॉय लेबर कोर्ट या किसी भी कंसर्न अथॉरिटी में चले जाएगा और मेरे अगेंस्ट केस इनिशिएट कर देगा। तो सर क्या वहां पे अगर मेरी गलती नहीं भी हुई ना तो भी जो है मुझे लायबल कर दिया जाता है, क्योंकि प्रोविजंस और लॉ जो है हाईली रिस्ट्रिक्टिव, हाईली स्ट्रिक्ट बने हुए हैं एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में, और काफी फेवर में बने हुए हैं एम्प्लॉय के अगेंस्ट। एम्प्लॉय के फेवर में जो है काफी लॉज बने हुए हैं। तो सर आज के समय पे जैसे, क्योंकि एम्प्लॉयर ने एक समय पे काफी जो है रूड और काफी चीजें ऐसी करी थी जो सही नहीं थी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, इसलिए जो आजकल के लॉज जो बने हुए हैं वो एम्प्लॉयज के फेवर में बने हुए हैं। तो सर जो ये केस लॉ हमें पढ़ेंगे तो उसको उसी चीज को माइंड में थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा कि हाई कोर्ट जो है क्या एक ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जिससे, अभी ऑर्डर क्या पास हो रहा है सर, कंपनी की एसेट सेल कर दी जा रही है ताकि हम वर्कमैन यानी कि एम्प्लॉय का पैसा दे सके। जो एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे हैं उसका पैसा देने के लिए क्या हम, हाई कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है कि कंपनी के एसेट को बेचो और वर्कमैन को पे करो। और सर उसी दौरान सीआईआरपी स्टार्ट हो रहा है, एक सीआरपी इनिशिएट हो रहा है किसके अगेंस्ट में, सेम कंपनी के अगेंस्ट में। सर आप स्टेप्स को फॉलो करिए। सबसे पहले क्या हो रहा है कि सीआरपी एक एक्स कंपनी के अगेंस्ट में चल रहा है,
उसके बाद वर्कमैन का पैसा ड्यू है, वो तो रहेगा ही सर, क्योंकि कंपनी ने अगर डिफॉल्ट करा है तो पैसा तो वर्कमैन का भी रह रहा होगा। तीसरा स्टेप जो ये है कि हाई कोर्ट के पास शायद वर्कमैन चले गए कि सर हमारा ड्यूज इनसे दिलवाइए। हाई कोर्ट क्या एक ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है कि सर आपकी कंपनी के अगेंस्ट में सीआईआरपी चल रहा है। सीआईआरपी का मतलब आप लोग समझते हैं ना, मोरेटोरियम, यानी कि कोई कंपनी छू नहीं सकती जब तक सीआईआरपी खत्म नहीं हो जाता। और सीआईआरपी कितने दिन चलता है? 180 डेज चलता है, ये तो आपको पता ही है। तो सर हाई कोर्ट क्या ये ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि और तो कोई कर नहीं सकता, कि अगर एक्स कंपनी के अगेंस्ट में सीआईआरपी चल रहा है तो क्या उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जा सकता है? सर नहीं लिया जा सकता। दूसरा केस ये था कि वर्कमैन जिनके फेवर में इतने लॉस बने हुए हैं कि चाहे एम्प्लॉयर सही क्यों ना हो तो भी जो है एम्प्लॉय को कंपनसेशन है, सारी चीजें मिलती है। ये चीज भी है सर। तीसरी चीज ये है कि अब यहाँ पे हाई कोर्ट डिसीजन दे रहा है, क्या हाई कोर्ट एक ऐसा डिसीजन दे सकता है कि सीआरपी चल रहा है तो चलने दो, बट वर्कर का नुकसान नहीं होना चाहिए, और कंपनी की एसेट को बेचो और वर्कमैन को पहले पे करो। तो सर इस केस में ये हैंड हुआ कि आईबीसी ओवरराइड एनी अदर लॉ, यानी कि आईबीसी सुप्रीम है सर। अगर आईबीसी स्टार्ट हो गया, अगर सीआईआरपी स्टार्ट हो गया, तो किसी अथॉरिटी के पास, किसी भी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो आईबीसी के मैटर में डील कर सके, अनलेस आईबीसी कंप्लीट ना हो जाए। तो सर यहाँ पे अपील जो है शायद कंपनी ने करी होगी, इसलिए अपील अलाउड करी गई। वंस एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड फॉर सीआरपी, एनसीएलटी जो है वो सोल अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है कि वो कोई भी ऑर्डर पास करे। तो सर हाई कोर्ट अगर ऑर्डर दे भी देता है, सुप्रीम कोर्ट भी अगर ऑर्डर दे सकता है, तो नहीं सर, आईबीसी ओवरराइड करेगा सारे अदर्स लॉ पे। तो आपको केस स्टडी यही बन के आएगा, क्या हाई कोर्ट एक या कोई भी अथॉरिटी एक ऐसा ऑर्डर दे सकती है कि कंपनी के एसेट को बेचो और वर्कमैन को पे करो, प्रोवाइडेड वहां पे सीआईआरपी भी चल रहा है। अगर सीआरपी नहीं चल रहा तब तो वो ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि सीआईआरपी इनिशिएट हो चुका है। एक बार एप्लीकेशन आ गई तो भाई नहीं कर सकते भाई, चाहे वर्कमैन के लिए कितने अच्छे कानून बने हो। आगे हम लोग जनरल लॉ पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे लेबर लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो केस स्टडीज आने वाली है, तो उस केस स्टडीज में भी यही है कि लेबर यानी कि एम्प्लॉय के फेवर्स में ऐसे ऐसे चीजें हैं कि आप कहेंगे सर ये तो गलत हुआ, बट एम्प्लॉय के फेवर में काफी चीजें जो है प्रोसीड हुई है। केस लॉ नंबर 8 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एजे एग्रोचेम, जो कि सुप्रीम कोर्ट का केस था। इस केस में ये हेड हुआ कि वेदर कंसेंट ऑफ सीजी इज रिक्वायर्ड अंडर टी एक्ट, यानी कि कुछ केस इनिशिएट हुआ होगा टी कंपनी के अगेंस्ट में। तो टी कंपनी के अगेंस्ट में यानी कि कोई गवर्नमेंट टी एसोसिएशन थी, तो सर उनके कुछ बायलॉज कुछ में लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, कोई भी आप केस इनिशिएट करना चाहते हैं या कुछ भी आप प्रोसीडिंग करना चाहते हैं आईबीसी से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, क्या सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लगेगा? तो इस केस में यही हेड हुआ कि नहीं, आईबीसी ओवरराइड करेगा सारे लॉस में। तो आपको एक चीज तो समझ आ गया ना कि एक बार अगर सीआईआरपी लग जाए, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी अगर होने लग रहा है किसी कंपनी के अगेंस्ट में, तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, आपको हम लोग जो है एंटरटेन नहीं करेंगे, और आईबीसी ओवरराइड करेगा सारे अदर लॉ पे। तो जो कॉर्पोरेट डेटर ने अपील करी थी वो डिसमिस कर दी सुप्रीम कोर्ट में। ये केस कहाँ गया था? सुप्रीम कोर्ट गया। उसके बाद नाइन्थ जो केस लॉ है वो है एक्सेल मेटल प्रोसेसर लिमिटेड। जिस इस केस में यही ऐड हुआ था कि एक क्रेडिटर थे और एक कॉर्पोरेट डेटर थे, तो इन्होंने एग्री करा कि सर ऐसा करते हैं यार, भारत के अंदर तो हम लोग एग्रीमेंट करते ही है, और भारत के अंदर भी हम बहुत झगड़ते हैं, पर भारत में झगड़ते हैं ना तो सुलह बहुत देर से होती है, यानी कि अगर कोर्ट में चला गया ऑर्डर हमारा या डिसीजन कुछ भी होना है, केस चला गया, तो बहुत समय लग जाएगा सर हमें। तो ऐसा करते हैं, विदेश जाते हैं, बाहर जाएंगे, बाहर लड़ेंगे, बाहर फिरंगी मिलेंगे, बाहर लोग मिलेंगे, अंग्रेज मिलेंगे, सब मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब होगा। तो सर वहां तो रौनक ही रौनक है ना सर। तो ऐसा करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है क्रेडिटर और जो है जो भी कॉर्पोरेट डेटर है वो कह रहा है, एक बहाने से लड़ भी लेंगे और बाहर घूम के भी आ जाएंगे। तो सर हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट यहाँ कर लेते हैं, और अगर कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो हम लोग बाहर के कोर्ट्स में वहां जाके वहां के ज्यूरिसडिक्शन में जाके केस इनिशिएट करेंगे अगर कुछ भी गलत होता है। तो सर बाद में ये क्या हुआ कि क्रेडिटर चाहता था कि यार बाहर तो मैं जा ही नहीं सकता, बाहर कैसे जाऊं, मेरे मम्मी पापा तो अलाउ नहीं कर रहे, कह रहे बच्चा बिगड़ जाएगा बाहर जाएगा तो सर अब वो क्रेडिटर चाहता है कि वो सीआईआरपी इनिशिएट करे इंडिया में, अंडर आईबीसी करे। तो सर क्या वो कर सकता है? प्रोवाइडेड एक एग्रीमेंट इनका हो चुका है। सर एग्रीमेंट तो बहुत बड़ी चीज है ना, कि एग्रीमेंट एक बार हो गया कि हमें वहां लड़ना है तो हम तो यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है।
और उसको एनफोर्सेबल भी करा सकते हैं, शायद उन्होंने नोटिंग या प्रोटेस्टिंग वगैरह सारी चीजें करा ली होगी उसकी। तो अब वही चीज जो है, केस गया आगे और ये हेल्ड हुआ। जो आपको मेन चीज याद रखना है कि यस, क्रेडिटर जो है वो सीआरपी इनिशिएट करा सकता है इंडिया में अंडर आईबीसी 2016। बाहर में गया सारी चीजें इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एग्रीमेंट है या नहीं है। आईबीसी ओवरराइड एंड एनी अदर लॉ, यानी कि देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो लीगल इशू है, कम से कम 3 से 4 केस लॉ ऐसे आ चुके हैं। तो एक केस लॉ तो आपका आने ही वाला है जहां पे आपको देखना है कि क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, और आपको जो है रेफरेंस देना होगा इन केसेस का। तो आपको क्या लिखना है कि नहीं सर, आईबीसी ओवरराइड करेगा और वो बिल्कुल जो है केस इनिशिएट कर सकता है। लास्ट जो केस लॉ है, टॉप 10 केस लॉ अभी हम लोग कर रहे हैं। अहलुआ कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड वर्सेस रहेजा डेवलपर लिमिटेड। ये केस कहाँ गया है? एनसीएलटी में जो है केस गया। तो ओसी ने डिमांड नोटिस दिया कॉर्पोरेट डेटर को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर? ओसी जो है, आपको पता है ना, सेक्शन 8 में जो है प्रोसीजर्स दिए हुए हैं कि ओसी जो है कैसे केस इनिशिएट करेगा अंडर सीआरपी। ओसी सबसे पहले डिमांड नोटिस देगा कॉर्पोरेट डेटर को। उसके बाद कॉर्पोरेट डेटर क्या करेगा? उसके बाद कॉर्पोरेट डेटर इनिशिएट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। सर क्या हो रहा है, आपको समझ आ रहा है? सर समझ ही तो नहीं आ रहा ना सर, क्या करें? एक तो एग्जाम टाइम है और इतना लेट चल रहा है। तो सर देखते हैं, ओसी ने क्या करा, डिमांड नोटिस दिया किसको? कॉर्पोरेट डेटर को, कि बता भाई आखिर तूने मेरा पैसा रोका क्यों? ऐसा क्या जुल्म किया मैंने? गुड्स ही तो दिए थे और तुझे पेमेंट करनी थी। मैंने ऐसा तुझे क्या धोखा दिया भाई? कोई धोखा नहीं दिया, मैं तो बिल्कुल एकदम साफ आदमी था। बट कॉर्पोरेट डेटर ने क्या करा उसके बाद, मतलब डिमांड नोटिस देने के बाद जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। अब क्या बोलेगा वो? सर एनसीएलटी के पास वो गया, कौन? ओसी। सर मैंने डिमांड नोटिस भेजा सर, उसके बाद भी पैसा नहीं मिला। अब कॉर्पोरेट डेटर क्या बोल रहा है? सर हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है। कैसा डिस्प्यूट सर? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है। तो सर देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? तो सर यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है एनसीएलटी को, तो एनसीएलटी ने इनको बेवकूफ बना दिया। सर क्या हुआ कि वेदर देर, यहाँ पे क्वेश्चन इन्वॉल्व ये था, मैं आपको बताऊं, वेदर दिस इज ए क्वालिफाई अ प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट। क्या ये एक प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट था, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है यहाँ पे? तो सर यहाँ पे ये हुआ कि पहले डिमांड नोटिस भेजा गया, उसके बाद जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, यानी कि डिफॉल्ट होने के बाद आप प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हो। सर इस केस में यही हेड हुआ कि नहीं, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा एनसीएलटी अगर डिमांड नोटिस से पहले आपने कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी केस इनिशिएट करा है। तो उस केस में आप लोग बोल सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट हुआ है। अदरवाइज आप लोग नहीं बोल सकते कि डिस्प्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। डिफॉल्ट कर दिया कंपनी ने और डिमांड नोटिस आ गया, उसके बाद अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं, कोई भी इनिशिएट कर रहे हैं, उसको जो है हम लोग जो है वैलिडेट नहीं करेंगे और उस केस को भी हम इनिशिएट नहीं करेंगे। तो हम लोग नहीं कह सकते दिस विल नॉट एन अमाउंट टू प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि एग्जाम्पल किसी डेट को मान लीजिए 10 तारीख को जो है डिमांड नोटिस सर्व करा ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, ठीक है। उसके बाद 15 तारीख को क्या हुआ, कोई भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग या फिर कोर्ट प्रोसीडिंग जो है कॉर्पोरेट डेटर ने इनिशिएट कर दी। तो सर क्या ये प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट माना जाएगा? नहीं सर। आपको कुछ भी अगर करना है, कोई भी सूट फाइल करना है ऑपरेशनल क्रेडिटर के अगेंस्ट में, तो आपको उसके डिमांड नोटिस के सर्व होने से पहले भेजना पड़ेगा। तो इस चीज को याद रखना, अगर केस लॉ इससे रिलेटेड आएगा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। सो सर ये थे आपके टॉप 10 केस लॉ आईबीसी से रिलेटेड। अगर आप रेस्ट केस लॉ नहीं भी करते तो चलेगा, बट ये केस लॉ को आप बहुत अच्छे से देख लेना। एंड टाइम लग रहा है, टाइम इसलिए लग रहा है कि नोट्स बनाने में टाइम लगा था। एंड सेकंड जो है, एक्चुअली मेरा कमिटमेंट सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स का था, बट स्टूडेंट ने डिमांड करा बुक्स से रिगार्डिंग, तो बुक्स को डिलीवर कराना एंड बुक्स को प्रिपेयर करने में मैंने एटलीस्ट मैंने 10 डेज के अंदर बुक्स प्रिपेयर करा था। तो इसमें टाइम लगा, काफी ज्यादा टाइम लगा। एंड आप लोग भी प्लीज समझिए इस चीज को, क्योंकि मेरा कमिटमेंट सिर्फ रिवीजन तक का था। बुक्स के रिगार्डिंग कोई कमिटमेंट नहीं थी। बट आप लोगों ने जो है सामने से कहा कि बुक्स को, हमें बुक्स भी चाहिए बिकॉज पेपर इज ओपन बुक। दैट्स व्हाई वी हैड प्रिपेयर्ड द बुक्स आल्सो एंड डिलीवर्ड एट कॉस्ट, बिकॉज यू नीड एट अर्जेंट बेसिस। सो अर्जेंट में अगर बुक्स भिजवाना है तो एक कॉस्ट लगता है अच्छा खासा, वो कॉस्ट भी हम लोगों ने बियर करा। तो आप लोग भी हमें हमारी चीजों को और हमारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिए। एंड टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, अभी आपने जितना पढ़ा है एक बार बस इसको गो थ्रू कर लीजिए। आपके नोट्स जो आपको जो है डिलीवर हुए हैं, आपको जो है एग्जाम में बिल्कुल हेल्प होगा। देखिए
अदर स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़े हैं उनको शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगा होगा, थोड़ा ज्यादा रिवीजन लगा होगा, बट आपको नहीं लगने वाला, बिकॉज दीज नोट्स आर प्रिपेयर्ड, दैट्स व्हाई। ओके, सो सेम क्लास एंड जो रेस्ट जो नोट्स, रेस्ट जो क्लासेस होने वाली है हमारी, वो वो भी आज आपको अपलोड हो जाएगा सेम डे पे। एंड आज ही जो है हम आंसर राइटिंग भी सेम जो है इनके करने वाले हैं, ठीक है। तो यहीं तक क्लास को रखते हैं और आप लोग अपना पढ़िए बिल्कुल, और आपके एग्जाम होने से पहले तक हम लोग केस सारे केस स्टडीज को खत्म कर देंगे और एक क्विक रिवीजन भी हम लोग करेंगे, बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूँ। हाँ, सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग उस तरीके से स्टार्ट नहीं कर पाया और एंड भी नहीं कर पाए, उसके लिए बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल सॉरी कहूंगा। एंड फिर भी आपके लिए लगे रहेंगे और अभी भी लगे हैं। एंड आप लोग बस एक लास्ट बार ट्रस्ट करिए एंड क्लासेस को अच्छे से बस सुनिए। बाकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, मैं मेरा रहेगा कि आपको जो है जो चीजें बताया गया है उसको तरीके से याद भी कराया जाए, क्योंकि ये नोट्स अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे ना बहुत इजीली आपके लिए जाएगा। अदरवाइज आपको जो है वो जो हार्ड नोट्स आपको डिलीवर करे गए हैं उसी से पढ़ना पड़ता, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा था। अब जो है बिल्कुल टाइम नहीं लगना है एंड हम लोग फटाफट जो है इनको एग्जामिनेशन से पहले आपको कवर अप करा देंगे। साथ में जो है आपको जो है एक क्विक कोशिश है कि मैराथन ले लें एक दिन का, जिसमें पूरा क्विक एक आपको रिकैप दे दें दोबारा से, ठीक है सर। ओके, सो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट एग्जामिनेशन।